हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड देखेंगे बेस्ड ऑन एसेट क्लासेस। हमने म्यूचुअल फंड के लास्ट वीडियो में देखा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमने ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल फंड के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किए। तो आज वैसे ही हम लोग बेस्ड ऑन एसेट क्लास के अंडर में 5 कैटेगरी आता है, हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे बेस्ड ऑन एसेट क्लास में आता है पहला इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स। इसके अंदर बहुत सारे फंड्स आते हैं। जैसे हम इक्विटी, इक्विटी में मेन होता है कंपनी जो म्यूचुअल फंड होते हैं पैसा कलेक्ट करके फिर वो जो पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स अलग अलग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। कंपनी शेयर्स देती है बहुत सारे डिफरेंट कंपनी के, इक्विटी में इन्वेस्ट करती है। एंड डेट में मीन्स कंपनी के बॉन्ड्स में, कंपनी जो बॉन्ड इश्यू करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो रहते हैं, ये सबको मिला के कंपनी डेट में इश्यू करती है, इन्वेस्ट करती है। हाइब्रिड्स मीन्स इक्विटी एंड डेट्स का मिक्सचर रहता है। इसमें ये सब फंड्स में इक्विटी एंड डेट दोनों मतलब कंपनी के शेयर्स एंड बॉन्ड्स दोनों मिला के इन्वेस्टमेंट रहता है। वैसे ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड मीन्स कोई कंपनी के रिटायरमेंट फंड्स एंड चिल्ड्रन एजुकेशन फंड्स, वो सब फंड्स में कंपनी इन्वेस्ट करती है। उसका उस टाइप का एसेट एलोकेशन का हिसाब से फंड बनाती है कंपनी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आता है। एंड अदर्स में आपका जाएगा फंड्स ऑफ फंड्स आ जाता है, इंडेक्स फंड्स। तो ये सब फंड आते हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ इक्विटी में फोकस करेंगे। इक्विटी के अंदर जितने भी लास्ट ईयर मिड कैप, डिविडेंड फंड, स्मॉल कैप आता है, वो सब के बारे में हमने डिटेल में आज देखेंगे। अब हम देखते हैं इक्विटी फंड्स के अंदर। इक्विटी फंड्स के अंदर 11 फंड्स आते हैं टोटल। तो उसमें से पहला फंड आता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड होता है जैसे बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। जो फंड मैनेजर रहता है वो सबसे बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करती है पैसा। जैसे टॉप 100 कंपनियां, कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स जो कंपनी, किसी आप कंपनी खरीदने के लिए सबसे ज्यादा पैसा जो देंगे उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो इसके कारण जो भी 100 कंपनी होती है टॉप की, मतलब जो भी 100 कंपनी होती है, तो वो सब लास्ट कैटेगरी के अंदर में आता है। तो सोचिए फंड मैनेजर के पास अगर 100 करोड़ से इन्वेस्ट करने का, तो उसमें से 80% पैसा ये टॉप की 100 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। टॉप टोटल 80%, 80% ऑफ देयर एसेट क्लास। जितने भी इसको एसेट मिला, मतलब 100 करोड़ मिला है, तो उसमें से 80 करोड़ वो 100 कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। और बाकी जो 20 करोड़ बचा रहेगा वो फंड मैनेजर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये लार्ज कैप कैटेगरी का ये फंक्शन होता है कि वो टॉप के 100 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। और ये जो रहता है लार्ज कैप बहुत स्टेबल तरीके से चलता है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप से बहुत स्टेबल चलता है, ज्यादा हाई भी जंप नहीं करेगा, ज्यादा लो भी नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो कंपनियां रहती है वो बहुत ग्रोथ कंपनियां रहती है, मतलब जो ग्रोथ हो चुकी है। जैसे कि एग्जांपल रिलायंस देख लीजिए, टाटा ग्रुप देख लीजिए, अडानी देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक हो गया। तो ऐसे बहुत बड़ी 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 कंपनियां वो सब लास्ट कैप कैटेगरी के अंदर में आता है। इसका सेकंड आता है मिड कैप। मिड कैप में आता है नेक्स्ट 101 टू 250। 101 टू 250 मीन्स टॉप टॉप जो 100 कंपनियां हैं वो तो लास्ट ईयर में चल गई है। उसके बाद जो 101 से 250 कंपनी जो होती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो आती है मिड कैप कैटेगरी के अंदर में। तो आपको थोड़ा उसमें से कम कंपनियां जो है, जो उतनी बड़ी कंपनियां नहीं है, वो सब आपको इसमें देखने मिलेगा। एंड इसमें जो फंड मैनेजर रहता है, जो वो क्या करता है, वो टोटल 65 जो है अपना एसेट क्लास का पैसा टोटल मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है। एंड बाकी जितना परसेंट बचा है वो फंड मैनेजर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो मतलब मैक्सिमम जो फंड का वैल्यू है वो इस सब कंपनियों में जाता है। 101 से 250 कंपनी, एक कंपनी के बीच में लगा सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है। अब इसके बीच में कंपनियां वो 50 कंपनी में इन्वेस्ट करे फंड मैनेजर, ये 60 में करे, 70 में करे, मीन्स ये 150 कैटेगरी के अंदर में ही रहना चाहिए। एंड थर्ड आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप एंड मिड कैप। देखिए मिड कैप जो है वो जो स्टेबल है, वो लास्ट कैप से थोड़ा ज्यादा हाई रिटर्न देता है। नॉर्मली ज्यादा हाई फ्लक्चुएट करता है एंड लॉस होने का चांसेस जो रहता है वो मिड कैप कैटेगरी में थोड़ा ज्यादा रहता है। थर्ड आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप पे आता है नेक्स्ट 251 टू बिलो। मीन्स जो आप देखिए 250 कंपनी तो मिड कैप कैटेगरी के अंडर में आ गई।
अब 251 से लेके उसके पास जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी कंपनी उसके नीचे आती है, सब स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में टोटल फंड में से 65% कंपनियां, फंड मैनेजर 65% जो होता है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां आ जाती है जितने भी, और तो ऐसा में स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क तो ज्यादा हो जाता है। रिस्क ज्यादा हो जाता है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलता है आपको। स्मॉल कैप कैटेगरी में लार्ज कैप, मिड कैप से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, बट आपको रिस्क भी वैसा रहेगा कि जब अगर कंपनी डाउन में हो गया तो कुछ इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तो उस टाइम में आपको स्मॉल कैप आपको लॉस भी उतना प्रोवाइड करेगा, उतना लॉस मिलेगा आपको। तो वोलेटाइल ज्यादा रहता है, मतलब स्मॉल स्मॉल कैप। मिड कैप जो रहता है वो लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देगा, लेकिन वो लार्ज कैप से वोलेटाइल भी ज्यादा रहेगा। और लार्ज कैप जो रहता है उसका रिटर्न थोड़ा लो रहेगा मिड कैप एंड स्मॉल कैप से, बट वो एक स्टेबल चलेगा। आपको तो लॉस के टाइम में आपको लास्ट टाइम में ज्यादा लॉस दिखेगा नहीं। तो वैसे जब आप कभी फंड में इन्वेस्ट करें तो अपना ऑब्जेक्टिव देखिए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन है तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं, मिड कैप में जा सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म विजन है, या फिर आपको आपको जो पैसा है, जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट है वो आपको सेफ रख के चलना है, तो आप लास्ट कैप में जा सकते हैं। तो तीन कैटेगरी हो गया। एंड फोर्थ कैटेगरी आता है लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप में होता है मीन्स आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जो फंड मैनेजर है वो लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों मिला के इन्वेस्ट करता है। मीन्स 35% जो रहता है वो लार्ज कैप में जाएगा, 35% मिड कैप में जाएगा। मीन्स यहाँ पे फंड मैनेजर को बहुत बहुत डाइवर्सिफिकेशन अच्छा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप में 100 कंपनी एंड मिड कैप में 250 कंपनी। मीन्स स्टार्टिंग में 250 जो कंपनियां हैं वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है फंड मैनेजर, तो मैक्सिमम रिटर्न भी अच्छी हो जाते हैं इसमें लार्ज एंड मिड कैप में। लार्ज एंड मिड कैप में जो रहता है वो वोलेटिलिटी कम रहता है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है क्योंकि लार्ज कैप एंड मिड कैप में बड़ी कंपनी रहती है, एंड जो रिटर्न रहता है वो बेटर रहता है। तो एंड नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टी कैप। मल्टी कैप मीन्स आपको यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी मिल जाता है। मीन्स आपका जो टोटल फंड मैनेजर जो है वो 65% वो आपका लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है, और बाकी के पैसा वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो 60 मल्टी कैप मीन्स होता है कि लार्ज कैप में, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करेगा, बट वो कंडीशन देख के हिसाब से वो फ्लक्चुएट भी कर सकता है। अगर कहीं पे लार्ज कैप में कोई टाइम लार्ज कैप में ज्यादा रखा है, मिड कैप में उससे कम, फिर स्मॉल कैप में उससे कम रखा है इन्वेस्टमेंट किया परसेंटेज, उसके बाद अगर कुछ टाइम के बाद उसको कंडीशन लगा कि नहीं स्मॉल कैप ज्यादा रिटर्न देने वाला है या फिर मिड कैप उसको अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो वो लास्ट का पैसा उठा के मिड कैप में डाल देगा, स्मॉल कैप में डाल देगा। तो ये चीज मल्टी कैप में होता है। जैसे फंड मैनेजर जो रहता है वो बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है इसमें से, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से देख के, और जो ऑब्जेक्टिव है बेस फंड का उसके हिसाब से वो रीबैलेंसिंग करते रहता है पोर्टफोलियो को। तो ये आ गया फिफ्थ हो गया मल्टी कैप। अब हम देखते हैं वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड है, नेक्स्ट फंड देखते हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यू फंड। वैल्यू फंड में फंड मैनेजर का स्ट्रेटजी ये रहता है कि वो एक ऐसा स्टॉक को चूज करे जो अंडर वैल्यूड हो, जो उसका इंटरेस्टिंग वैल्यू से वो कम में ट्रेड कर रहा हो। इंटरेस्टिंग वैल्यू मीन्स एक कंपनी का प्राइस निकाला जाता है, कैलकुलेशन होता है जिसके पता चलता है कंपनी का प्राइस जो अंडर वैल्यूड है, वो मार्केट कैप चल रहा है अभी प्राइस का, वो उसका नीचे चल रहा है या उसके ऊपर चल रहा है। अगर वो नीचे चल रहा है तो मीन्स वो अच्छा फंड है, उसको ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है, तो वैल्यू उसका अंडर चल रहा है इसीलिए। तो वो देख के फंड मैनेजर वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करता है, उसका ऑब्जेक्टिव वो रहता है। नेक्स्ट आता है अपना कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड मींस फंड मैनेजर इसमें ये देखता है कि कंपनी कोई अंडर परफॉर्मेंस कर रही है, जिसका परफॉर्मेंस करंटली अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, कंपनी लॉस में चल रही है, बट उसका चांसेस रहता है कि फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा करे। फंड मैनेजर ये देखता है कि हाँ, अभी अच्छा नहीं कर रही है बट फ्यूचर में कर सकती है, एक्सपेक्टेड ज्यादा रहता है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सकती है, प्रॉफिट कर सकती है। अभी उसका भले नहीं चल रहा प्रॉफिट एंड लॉस या फिर पीएलएन जो भी है, परफॉर्मेंस अभी अच्छा नहीं कर रही, तो वैसा कंपनी चूज करके फंड मैनेजर क्वांटा फंड के हिसाब से उस कंपनी को इन्वेस्ट करता है, शेयर्स देता है। नेक्स्ट आता है फोकस फंड। फोकस फंड होता है मीन्स यहाँ पे सेबी एक रेगुलेशन प्रोवाइड किया है फंड मैनेजर्स को कि फोकस फंड में आप नॉर्मल टॉप ओनली आप 30 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। भले आप कोई भी आप कंपनी लो, लेकिन आपको सिर्फ 30 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है।
ये होता है फोकस। मीन्स आपको जो फोकस है वो सिर्फ 30 कंपनी में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क तो ज्यादा हो जाता है क्योंकि फंड मैनेजर को यहाँ डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। आपको फंड मैनेजर को सिर्फ 30 कंपनियों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कंपनी कर नहीं पाती है। तो ये कंपनी थोड़ा रिस्की रहता है, तो इसलिए इसमें 30 कंपनियों में सिर्फ इन्वेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना डिविडेंड यील्ड फंड। डिविडेंड यील्ड फंड में मींस कंपनी का जो फंड मैनेजर जो रहता है उसका मेन फोकस ये रहता है कि ऐसा कंपनी चूज करे जहां पे डिविडेंड ज्यादा है। मींस कंपनी जो इन्वेस्ट चूज कर रहा है वो सब कंपनी से उसको डिविडेंड ज्यादा मिले, कंपनी जो है फंड उसका अपना प्रॉफिट से डिविडेंड ज्यादा प्रोवाइड करे। तो मींस 65% जो पैसा है वो कंपनी है, तो वो फंड मैनेजर टोटल डिविडेंड यील्ड फंड में लगाती है, जहां से उसको डिविडेंड हाई डिविडेंड उसको मिलता है। कंपनी जो है रिटर्न प्रोवाइड करे एंड रिटर्न उससे डिविडेंड भी ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट आता है अपना सेक्टर फंड, सेक्टर एंड थीमेटिक फंड। सेक्टर मींस आपको समझ में आ रहा है कि सेक्टर मींस अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है, एफएमसीजी सेक्टर होता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर होता है। तो वो सिर्फ सेक्टर में इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर, तो उसमें आपका आता है सेक्टर फंड, इसमें चल जाता है, जिसमें आपको इसमें रिस्क ज्यादा हो जाता है क्योंकि फंड मैनेजर को इसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। आपको एक ही सेक्टर मतलब बैंकिंग है तो जितने भी आपके बैंकिंग शेयर्स है कंपनीज है उसमें लगेगा। अगर एफएमसीजी है तो जितने भी फूड्स बनाते हैं बेवरेजेस बनाते हैं कंपनियां, आईटीसी हो गया है, एचयूएल हो गया, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां सिर्फ उसी में आप इन्वेस्ट करेगा, जिससे डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा नहीं मिलता है फंड मैनेजर को, तो उसमें से रिस्क भी ज्यादा रहता है। एंड थीमेटिक फंड, थीमेटिक फंड मीन्स होता है, जैसे आपको एग्जांपल समझ में आएगा, अगर सोचे कि इंफ्रास्ट्रक्चर थीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के थीम में जैसे एक उसमें उसमें आ जाएगा आपका बैंकिंग, बैंकिंग आ जाएगा, सीमेंट इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स, या फिर स्टील इंडस्ट्रीज, स्टील। तो ये सब अलग अलग जो सेक्टर्स है, ये सब सेक्टर मिलके एक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में इन्वेस्ट होता है। कोई भी कंपनी अगर फंड मैनेजर जैसे कंपनी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में है, वैसा थीम चूज करिए, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर भी आता है, सीमेंट सेक्टर भी आता है क्योंकि सीमेंट का काम होगा, स्टील आता है, लॉजिस्टिक्स आता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये सब भी जो आता है उसको मिला के भी एक थीमेटिक फंड बनता है जो फंड मैनेजर उसमें इन्वेस्ट करता है। तो ये हो गया 10th में, हो गया अपना सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स हो गए। तो ये सब जो फंड है, क्वांटम फंड, वैल्यू फंड, फोकस फंड, ये थोड़ा रिस्की में आता है, रिस्की कैटेगरी में आता है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं हम ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस मींस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये फंड में तो फंड मैनेजर जो रहता है टोटल 80% ऑफ पैसा, 80% अपना एसेट क्लास का इसमें इक्विटी लिंक में लगाता है। और इसका बेनिफिट एक ही चीज का बेनिफिट आता है यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे टैक्स डिडक्शन में आपको बेनिफिट मिलता है। आपको जो टैक्स डिडक्शन है एटीसी, एटीसी में यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा। आप ये फंड में इन्वेस्ट करेंगे पैसा, तो यहाँ पैसा का इन्वेस्ट आपका डिडक्शन जो मिलेगा एटीसी में, आपको डिडक्शन मिलेगा इसमें मैक्सिमम 1 लाख तक, 1.5 लाख तक, 1.5 लाख पर ईयर। 1.5 लाख तक आपको इसमें डिडक्शन मिलेगा। एंड इसका लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का। देखिए अब 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, बट आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने इन्वेस्टमेंट किया एवरी मंथ ऐसा करके, लास्ट में 3 इयर्स के बाद में आपको टोटल पैसा मिल जाएगा। 3 इयर्स के बाद में आपको टोटल पैसा मिल जाएगा, और ऐसा करके। बट ये ऐसा नहीं होता है, इसका फंक्शन ऐसा करता है कि सोचिए आपने फर्स्ट मंथ में इन्वेस्ट किया है 500 रुपीज, सेकेंड मंथ में 500 रुपीज, एग्जाम्पल देखते हैं। एंड आपका ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, फर्स्ट ईयर, एंड फिर आपका कंप्लीट, फिर आपका सेकेंड सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है, यहाँ से 500 चल रहा है सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर हर मंथ चल रहा है ऐसा करके। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे सोचिए यहाँ पर थर्ड थर्ड ईयर, यहाँ पे सेकेंड ईयर एंड हुआ है, यहाँ पे थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ है, थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ है। तो सोचिए आपका यहाँ पे थर्ड ईयर जो एंड होता है आपका पैसा, तो यहाँ पे थर्ड ईयर के बाद में जो पैसा आपको 3 साल मैच्योरिटी हो चुका है वो पैसा आपको मिलेगा। देखिए जैसे कि आपको फर्स्ट मंथ में आपने 500 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो अब ये पैसे को आप ये थर्ड ईयर के बाद में यहाँ पे आप निकाल सकते हो पैसा।
ये तो फर्स्ट मंथ है। फिर नेक्स्ट मंथ 3 ईयर के बाद, 3 ईयर के बाद में जो सेकंड मंथ रहेगा, तो आप उस टाइम में आप ये वाला 500 ये निकाल सकते, आप पूरा पैसा एक बार में आप नहीं निकाल सकते। ये आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईयर में लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। मीन्स अगर आपको पहला पूरा पैसा निकालना है तो आपको नेक्स्ट 3 ईयर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने लास्ट में इन्वेस्टमेंट किया, लास्ट 3rd ईयर में जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसका तो 3 साल तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको 1 ईयर में आप पैसा निकालने का सोचते हो, यहाँ पे 3 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपको जो पूरा पैसा, ये जो लास्ट का जो पैसा है, लास्ट ईयर का जो पैसा है, उसका भी अब 3 साल कंप्लीट होगा, तब जाके आपको पूरा पैसा आप निकाल सकते हो। तो समझ लीजिए आपका 3 ईयर का यहाँ पे आपको 6 ईयर हो जाता है। आपको पूरा पैसा निकालने के लिए आपको कम से कम 6 साल का यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर आपको 3 साल के बाद पैसा अगर आपको निकालना है, तो जो पैसा आपने फर्स्ट में इन्वेस्ट किया है, फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट किया है, तो आप वो पैसे को आप धीरे धीरे निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका 3 साल कंप्लीट हो चुका है। ऐसा करके इसका प्रोसेस चलता है। तो आज आज होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। आज हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में 11 स्कीम जो आते हैं वो सब के बारे में डिस्कस किया डिटेल में। तो आप भी जब इन्वेस्ट करें पैसा, तो आप भी अपने देखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पैसा इन्वेस्ट करने का। आप इसे समझ पाओगे कि आपको फंड में कैसा, कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, और आपको नॉलेज मिलेगा। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, आपको पैसा कब जरूरत है, आपका जो मेन पैसा रोल क्या है, उसके हिसाब से आप वैसे स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।